एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। अगर आपको मौका मिले तो आप सेक्सी बनना चाहेंगे या अमीर? हाँ, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। चलिए इसे थोड़ा बदलते हैं। आपकी अमीर जिंदगी या रिच लाइफ का मतलब क्या है? ये एक गहरा सवाल है। अजीब बात है कि ज्यादातर लोग इस बारे में कभी गहराई से सोचते ही नहीं। और यही सोच, मतलब यही सवाल रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच का आधार है। अच्छा। लोग पैसे के बारे में तो सोचते हैं, पर इस बात पर नहीं कि वो उस पैसे से आखिर करना क्या चाहते हैं। तो आज हम इसी किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं और ये साफ कर दें, ये कॉफी पीना बंद करो या खर्चों में कटौती करो जैसी बोरिंग सलाह देने वाली किताब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही कहा। इसका मकसद हमें डांटना नहीं है, बल्कि अपने पैसों पर एक तरह का कंट्रोल देना है। एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो हमारे लिए काम करे। हाँ, ताकि हम अपनी जिंदगी जी सकें, हिसाब किताब में एक्सेल शीट्स में उलझे बिना। और शायद सबसे बड़ी बात, बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के उन चीजों पे खर्च कर सकें जो हमें सच में खुशी देती हैं। बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया आता है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सोच समझकर खर्च करना। हाँ, इसका फलसफा बहुत सीधा है। जिन चीजों से आपको बेहद प्यार है, उन पर दिल खोलकर एक्स्ट्रावैगेंटली खर्च करें, और जिन चीजों की आपको कोई परवाह नहीं, उन पर बेरहमी से मर्सिलेसली कटौती करें। तो आज हम इसी फलसफे पर बने 6 हफ्तों के एक्शन प्लान को एक-एक करके समझेंगे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले इसी फलसफे की जड़ पर आते हैं। ये रिच लाइफ का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? इसका मतलब करोड़पति बनना तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है, पर्सनल है। जैसे किसी के लिए रिच लाइफ का मतलब है साल में 3 महीने दुनिया घूमना। किसी के लिए बस हर शाम अपने बच्चों को स्कूल से घर ला पाना, और किसी के लिए शायद एक बहुत महंगा कश्मीरी कोट खरीदना जिसकी ख्वाहिश उसे सालों से थी। तो मतलब कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये आपका नॉर्थ स्टार है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परिभाषा कितनी छोटी या बड़ी हो सकती है। हाँ, रमित अपना ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक समय पर उनके लिए रिच लाइफ का मतलब था क्या? किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू की दाईं तरफ यानी कीमतों को देखे बिना कोई भी एपेटाइजर ऑर्डर कर पाना। बस इतनी सी बात। हाँ, बस वो छोटी सी आजादी। और यहीं से कॉन्शियस स्पेंडिंग का विचार जुड़ता है। एग्जैक्टली। ये पैसों को सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह खर्च करने के बारे में है। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत है स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। इसके कुछ उदाहरण हैं किताब में। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण है। रमित का एक दोस्त था जिसे प्रमोशन मिला। अब ज्यादातर लोग क्या करते? बड़ा घर लेते, बड़ी गाड़ी खरीदते। ऑब्वियस है, पर उसने उल्टा किया। वो और भी छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे महंगे घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपना पैसा कैंपिंग और बाइकिंग के महंगे सामान पर खर्च करना पसंद था। अच्छा। तो उसने घर पर बेरहमी से कटौती की ताकि अपने शौक पर दिल खोल कर खर्च कर सके। मतलब उसने कॉन्शियस ट्रेड ऑफ किया, एक जगह कटौती करके दूसरी जगह खर्च करने की आजादी पाई। बिल्कुल। खुद रमित लग्जरी होटल्स पर बहुत खर्च करते हैं। राइट। लेकिन आज भी 2005 की होंडा अकॉर्ड चलाते हैं। राइट। क्योंकि नई गाड़ी उनके रिच लाइफ का हिस्सा नहीं है, पर एक आरामदायक वेकेशन है। किताब में एक और उदाहरण है जो थोड़ा शॉकिंग है। एक दोस्त जो बाहर घूमने फिरने पर, मतलब क्लब्स और बार में साल के करीब 17 लाख रुपए खर्च करता है। हाँ, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। मिल सकता है कहीं ये फिलॉसफी असलियत से दूर तो नहीं? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यहाँ पर जरूरी वो 17 लाख की रकम नहीं है, बल्कि उसके पीछे का सिद्धांत है। क्या मतलब? वो इंसान इतना खर्च इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसने बाकी चीजों पर 0 खर्च करने का फैसला किया है। वो कभी वेकेशन पर नहीं जाता। अच्छा। घर की सजावट पर 1 रुपया खर्च नहीं करता। उसने अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली हैं। तो हम सबके लिए ये रकम और प्राथमिकताएं अलग होंगी? एग्जैक्टली। मुद्दा ये है कि पैसों को हर चीज के लिए ना कहने वाला एक विलन बनाने की बजाय उसे अपनी पसंदीदा चीजों के लिए हाँ कहने वाला एक टूल बनाया जाए। चलिए अब इसे करने के तरीके पर आते हैं। इस 6 हफ्तों के प्रोग्राम की परतें खोलते हैं। ओके। पहला हफ्ता है क्रेडिट कार्ड्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। रमित कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से डरो मत। ये एक बहुत पावरफुल टूल है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम,
हर महीने बिल का पूरा पेमेंट करें। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप 14-15% के भारी ब्याज यानी APR के जाल में फंस जाते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और पूरी पेमेंट करना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए भी अच्छा है ना? बहुत अच्छा। आपके क्रेडिट स्कोर का 35% हिस्सा आपकी पेमेंट हिस्ट्री पर ही निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक बिग विन या बड़ी जीत छिपी है। हाँ, और वो है बैंक की फीस माफ करवाने के लिए मोल भाव करना, नेगोशिएट करना। हाँ, किताब में इसके लिए कुछ कमाल की स्क्रिप्ट्स दी गई हैं। चलिए वो जो लेट फीस हटवाने वाली स्क्रिप्ट है उसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बहुत असरदार है क्योंकि ये सही साइकोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल करती है। पहला कदम, आप सीधे ये नहीं कहते कि फीस हटाओ। नहीं, आप फोन करके कहते हैं, नमस्ते, मैंने देखा कि मेरा एक पेमेंट मिस हो गया है और मैं कंफर्म करना चाहता था कि इससे मेरे क्रेडिट स्कोर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट। ऐसा कहने से आप तुरंत ही जता देते हैं कि आप एक जिम्मेदार ग्राहक हैं और अपने स्कोर की परवाह करते हैं। एग्जैक्टली। आपने टोन सेट कर दिया। दूसरे कदम में आप सीधे अपनी बात रखते हैं। हाँ, फिर आप कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लेट फीस हटा दी जाए। ध्यान दें, आप पूछ नहीं रहे कि आप फीस हटा सकते हैं। आप बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, ये आत्मविश्वास दिखाता है। और अगर वो मना कर दें, जो अक्सर होता है, तो आता है तीसरा और सबसे मजबूत कदम। आप अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी का हवाला देते हैं। कैसे? आप कहते हैं, देखिए, मैं आपके बैंक का 4 साल से ग्राहक हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि इस एक छोटी सी फीस की वजह से मुझे आपकी सर्विस छोड़ने के बारे में सोचना पड़े। आप इस लेट फीस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? वाओ! 50% से ज्यादा संभावना है कि वो मान जाएंगे। ये एक छोटी सी बातचीत आपको हजारों रुपए बचा सकती है। ये सच में एक बड़ी जीत है। अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर, बीट द बैंक्स। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट्स जैसी फीस से अरबों कमाते हैं। रमित की सलाह है कि ऐसे ऑनलाइन हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट खोलें, जिनमें कोई मंथली फीस या मिनिमम बैलेंस की शर्त ना हो। बिल्कुल। और चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट्स को अलग-अलग रखने पर भी जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आपका बचत का पैसा आपके रोजमर्रा के खर्च वाले अकाउंट से दूर होता है तो उसे खर्च करने की इच्छा कम होती है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। वो आपकी नजरों से और दिमाग से दूर रहता है और चुपचाप बढ़ता रहता है। तीसरा हफ्ता है इन्वेस्टिंग का, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। और ये एक जरूरी सवाल उठाता है, लोग इन्वेस्टिंग से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बाजार को समझना पड़ेगा। जबकि रामित कहते हैं कि सबसे बड़ा सबक है शुरू करना। एक्सपर्ट बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर स्मार्ट सैली बनाम डम डैन का उदाहरण कमाल का है। हाँ, ये कंपाउंडिंग की पावर को बहुत अच्छे से समझाता है। सैली ने 25 साल की उम्र से हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ठीक है। और सिर्फ 10 साल बाद 35 की उम्र में उसने पैसे डालना बंद कर दिया। और डैन? डैन ने 35 की उम्र से शुरू किया और 65 साल की उम्र तक, यानी पूरे 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। तो डैन के पास ज्यादा पैसे हुए होंगे? नहीं, आखिर में सैली के पास डैन से ज्यादा पैसे जमा हुए। लेकिन क्यों? उसने तो सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया। क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया था। उसके पैसों को बढ़ने के लिए 10 साल ज्यादा मिले। उसके पैसों ने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया था। मतलब ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए अपने आप बड़ा और बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। जितनी जल्दी आप अपना गोला लुढ़काना शुरू करेंगे, वो आखिर में उतना ही विशालकाय बनेगा। और अमित पैसे इन्वेस्ट करने का एक सही क्रम भी बताते हैं, है ना? द लैडर ऑफ पर्सनल फाइनेंस। हाँ, पहला कदम, अगर आपकी कंपनी आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स में अपनी तरफ से भी पैसा डालती है, जैसे भारत में EPF में एम्प्लॉयर का योगदान, तो उस मौके का पूरा फायदा उठाएं। हाँ, ये मुफ्त का पैसा है, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा कदम, क्रेडिट कार्ड जैसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुकाएं। और तीसरा कदम, PPF या ELSS जैसे टैक्स बचाने वाले लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट अकाउंट्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है। और चौथा हफ्ता है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाने का। ध्यान दें, ये बजट नहीं है, ये एक प्लान है। इसमें क्या फर्क है? रमित कहते हैं कि बजट काम नहीं करते क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। राइट। एक प्लान हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप अपनी घर आने वाली सैलरी को 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो वो 4 हिस्से क्या है? पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी तय खर्चे, जैसे किराया, बिल, EMI। ये आपकी इनकम का लगभग 50-60% होना चाहिए। ओके। दूसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट्स, जो कम से कम 10% होना चाहिए। तीसरा है सेविंग्स, यानी बचत, जो छुट्टियों या इमरजेंसी फंड जैसी चीजों के लिए हो। ये 5-10% के बीच हो सकता है। और चौथा और सबसे मजेदार हिस्सा,
चौथा हिस्सा है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। मौज मस्ती का पैसा। हाँ, ये आपकी इनकम का 20-35% तक हो सकता है। ये वो पैसा है जिसे आप रेस्टोरेंट, शॉपिंग, मूवी, किसी भी चीज पर बिना सोचे, बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह की मानसिक आजादी है। बिल्कुल। जब आपको पता होता है कि आपका 20-35% पैसा सिर्फ मौज मस्ती के लिए है, तो आप उस कॉफी या डिनर पर बिना सोचे खर्च कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि आपके जरूरी खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स पहले ही कवर हो चुके हैं। ये आपको पैसे की चिंता वाले माइंडसेट से निकालकर पैसे को एंजॉय करने वाले माइंडसेट में लाता है। प्रिसाइसली। ठीक है, तो ये प्लान तो बन गया, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसे हर महीने फॉलो करना है। हाँ, यहीं पर शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया काम आता है। हाँ, 5वां हफ्ता यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। रमित इसे फाइनेंस असेंबली लाइन कहते हैं। मतलब इसे बस एक बार सेट करना है और फिर ये हर महीने अपने आप आपके लिए काम करता है। तो चलिए इस ऑटोमेटिक मनी फ्लो को समझते हैं। ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। स्टेप 1, आपकी सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली आपके रिटायरमेंट अकाउंट जैसे ईपीएफ में चला जाता है। फिर बची हुई सैलरी यानी टेक होम पे आपके सैलरी अकाउंट में आती है। सही, ये है स्टेप 2। अब असली ऑटोमेशन शुरू होता है। स्टेप 3, सैलरी आने के 1-2 दिन बाद की तारीख का एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें जो आपके सैलरी अकाउंट से आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे भेज देगा, जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए। और स्टेप 4, उसी समय एक और ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपकी सैलरी अकाउंट से आपके अलग-अलग सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे भेजेगा, जैसे वेकेशन फंड में कुछ, इमरजेंसी फंड में कुछ। ओके, बिल्स का क्या? वो है स्टेप 5। महीने की 7 तारीख के आसपास आपके सारे बिल जैसे फोन, केबल, इंटरनेट ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से पे हो जाते हैं। और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल। और आखिर में स्टेप 6, महीने की 15 तारीख तक आपका पूरा क्रेडिट कार्ड बिल आपके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ ये है कि ये सब होने के बाद जो पैसा अब आपके सैलरी अकाउंट में बचा है वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। एग्जैक्टली। आप उसे जैसे चाहें बिना किसी चिंता के खर्च कर सकते हैं। बिल, बचत, इन्वेस्टमेंट सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको महीने में बस 1 घंटे से भी कम समय निकालकर इसे मॉनिटर करना है। ठीक है, पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ? यहीं पर छठे हफ्ते की बात आती है ना? हाँ, छठा हफ्ता इन्वेस्टिंग की सही सोच के बारे में है। मतलब रमित साफ कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब सही स्टॉक चुनना नहीं है। वो कहते हैं कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी 50% से ज्यादा बार गलत होते हैं। तो आम इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंपल, लॉन्ग टर्म और कम खर्च वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना, जैसे इंडेक्स फंड्स जो पूरे बाजार की नकल करते हैं। इस पर उनका एक बहुत अच्छा विचार है। हाँ, वो कहते हैं इन्वेस्टिंग शुड बी बोरिंग। आपकी इन्वेस्टिंग आपको रोमांचक लग रही है तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसे सेट करो, ऑटोमेट करो और फिर भूल जाओ। अपना समय अपनी जिंदगी जीने में लगाओ। ये सारी बातें एक और बड़े आइडिया पर आकर जुड़ती हैं जिस पर रमित बार बार जोर देते हैं, बिग विंस पर फोकस करना। सही, इसका मतलब है उन 5-10 चीजों पर ध्यान देना जो सच में बड़ा फर्क लाती हैं, न कि 200 रुपए की कॉफी पर चिंता करना। लोग छोटी छोटी बचतों पर घंटों बिता देते हैं और बड़े मौकों को गवा देते हैं। तो ये बिग विंस या बड़ी जीतें क्या हैं? बड़ी जीतें हैं अपनी सैलरी नेगोशिएट करना, जिससे आपकी कमाई हमेशा के लिए बढ़ जाती है। राइट। बैंक फीस माफ करवाना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। कर्ज को जल्दी चुकाना, जिससे आप हजारों का ब्याज बचाते हैं। और सबसे जरूरी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना, ताकि आपका पैसा आपके लिए लगातार काम करता रहे। इन पर ध्यान देने से आप लाखों बचा सकते हैं और कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के ये सिस्टम अपनी रिच लाइफ को पहचाने, उसे कॉन्शियस स्पेंडिंग से फंड करने और फिर सब कुछ ऑटोमेट करने के बारे में है, ताकि आप एक्सेल शीट्स में उलझने के बजाय अपनी जिंदगी जी सकें। बिल्कुल। और ये एक 6 हफ्तों का प्रोग्राम है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू करने की हिम्मत चाहिए। हाँ, रमित कहते हैं 85% सही तरीके से करना कुछ न करने से कहीं बेहतर है। सही बात है। सबसे अच्छे प्लान का इंतजार करते रहने से बेहतर है कि आज ही एक ठीक ठाक प्लान के साथ शुरुआत कर दी जाए। तो रमित का कहना है कि पैसा आपकी
रिच लाइफ डिजाइन करने का बस एक टूल है। हम्म। तो अब जब इस पूरे सिस्टम का एक खाका हमारे सामने है, तो एक सवाल सोचने जैसा है कि पहला दिल खोल कर किया जाने वाला गिल्ट फ्री खर्च क्या होगा? हाँ, और दूसरी तरफ ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे बेरहमी से कटौती की जा सकती है, जिनके बारे में शायद पहले कभी सोचा भी नहीं। तो रमीत एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछते हैं, सेक्सी बनना है या रिच? सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये सीधा उस पॉइंट पर अटैक करता है जहां हम सब पैसे को लेकर फंस जाते हैं, यानी छोटी छोटी बेकार की बातों पर बहस करने में। तो इसका मतलब क्या है? सेक्सी फाइनेंस का मतलब है उन चीजों पर टाइम वेस्ट करना जैसे आज कौन सा स्टॉक हॉट है, बेसिकली सिर्फ बातें। जबकि रिच होने का मतलब है एक सिंपल इफेक्टिव सिस्टम बनाना जो बैकग्राउंड में अपने आप काम करता रहे। ये डिबेट्स के बारे में नहीं है, ये है एक्शन लेने के बारे में। और बस यहीं से इस सिस्टम की मेन फिलॉसफी शुरू होती है, अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करना। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपनी कॉफी छोड़ दो या छोटी छोटी खुशियों को मार दो, बिल्कुल नहीं। पर्सनल फाइनेंस का असली मतलब बंदिशें लगाना नहीं, बल्कि उस लाइफ को पॉसिबल बनाना है जो हम सच में जीना चाहते हैं। रमीत इसके लिए कॉन्सेप्ट देते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग, मतलब सोच समझकर खर्च करना। उनका एक फेमस कोट है, उन चीजों पर बेइंतहा खर्च करो जिनसे प्यार है, और उन चीजों पर बेरहमी से कटौती करो जिनकी परवाह ही नहीं है। ये कंजूसी नहीं है, ये इरादा है। ये जो कॉन्शियस स्पेंडिंग का आइडिया है ना, ये पैसे को एक रेस्ट्रिक्शन के टूल से बदलकर एक येस टूल बना देता है। एक ऐसा टूल जो हमें उन चीजों के लिए येस कहने की पावर देता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, चाहे वो ट्रैवल हो, नए एक्सपीरियंसेस हो या फिर जेनरोसिटी हो। ठीक है, तो अब आते हैं सिस्टम के पहले पार्ट पर। आखिर ये बनता कैसे है? इसे कहते हैं द कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। एक बिल्कुल सिंपल प्लान जिसका काम है पैसे को ठीक उस जगह भेजना जहां हम चाहते हैं। तो ये प्लान है क्या? बहुत सिंपल है। ये हमारी टेक होम सैलरी को 4 बकेट्स में डिवाइड करता है। पहला फिक्स्ड कॉस्ट्स, यानी रेंट, बिल्स, ईएमआईज, ये सब। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। तीसरा सेविंग्स, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जैसे वेकेशन या कोई गैजेट। और चौथा सबसे मजेदार, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, वो पैसा जिसे जैसे चाहे बिना सोचे समझे खर्च किया जा सकता है। ये किसी भी ट्रेडिशनल बजट से कहीं ज्यादा आसान है। ओके, तो नंबर्स कैसे दिखते हैं? ये प्लान सजेस्ट करता है कि हम अपनी इनकम का 50 से 60% फिक्स्ड कॉस्ट्स पर, 10% सीधा इन्वेस्टमेंट्स में, 5 से 10% सेविंग्स में और बाकी का यानी 20 से 35% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए रखें। ये बस एक गाइडलाइन है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी है 1 लाख, तो इस प्लान के हिसाब से क्या होगा? लगभग 55,000 जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट्स में जैसे रेंट और बिल्स, सीधा 10,000 जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में, फिर 10,000 जाएगा सेविंग्स में, और बचे हुए पूरे 25,000 वो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए हैं, डिनर, मूवीज, शॉपिंग, जो मन करे। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन हर महीने इसे मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल है ना? और यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, ऑटोमेशन। अपनी पूरी मनी सिस्टम को ऑटो पायलट पर डालना। ये ऑटोमेटिक मनी फ्लो काम कैसे करता है? बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सैलरी सीधे चेकिंग अकाउंट में आती है। स्टेप 2, वहां से एक फिक्स डेट पर पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप 3, सारे बिल्स भी ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं। और स्टेप 4, जो कुछ भी अकाउंट में बच गया वो आपका है, बिना किसी टेंशन, बिना किसी गिल्ट के खर्च करने के लिए। ये जो सिस्टम अभी दिख रहा है, ये इस पूरे ऑटोमेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये एक सेट इट एंड फॉरगेट इट सिस्टम है। एक बार सेट कर दिया और बस भूल गए। ये सेविंग और इन्वेस्टिंग को डिफॉल्ट बना देता है। आपको हर महीने सोचना ही नहीं है। इसी को कहते हैं असली फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। तो ठीक है, सिस्टम सेट हो गया, सब ऑटोमेट हो गया, लेकिन इसका पे ऑफ क्या है? रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है जल्दी शुरू करने की ताकत, यानी कि द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, रिच बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्मार्ट होना नहीं है, बल्कि बस शुरू करना है। सिंपल। जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू की जाती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू दिखाने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलता है। और इस जल्दी शुरू करने का असर कितना बड़ा हो सकता है? सोचिए, लगभग $80,000
जी हाँ, इतना एक्स्ट्रा पैसा बन सकता है अगर कोई 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करे, 35 की उम्र के बजाय, भले ही उसने टोटल पैसा कम इन्वेस्ट किया हो। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। यहाँ देखिए, स्मार्ट सैली सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करती है, 25 से 35 की एज तक, और डम डैन पूरे 30 साल इन्वेस्ट करता है, 35 से 65 तक। लेकिन एंड में सैली के पास डैन से कहीं ज्यादा पैसा होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने जल्दी शुरू किया। यही है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन सब बातों का फाइनल टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी सबक है रमीत का 85% सोल्यूशन का प्रिंसिपल। ये उस आदत को तोड़ने के बारे में है जिसमें हम परफेक्शन के इंतजार में कुछ करते ही नहीं हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस: शुरू करना और 85% के आसपास सही होना परफेक्शन का इंतजार करते रहने और जीरो एक्शन लेने से 1000 गुना बेहतर है। गोल कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना नहीं है, गोल है आज अभी एक गुड इनफ सिस्टम के साथ एक्शन लेना। और आखिर में एक सवाल जो इस किताब की पूरी फिलॉसफी को हमारी लाइफ से जोड़ता है और जिसका जवाब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, वो ये है कि आपकी रिच लाइफ आखिर दिखती कैसी है।